अब आज मैं आपसे बड़ी कुछ ज़रूरी मुद्दों पे बात करूंगा और बड़ी महत्वपूर्ण बातें साझा करने वाला हूं। मैं आदर्शवादी बातें नहीं करूंगा। अगर आप ये सुनने आए हैं कि सर कहेंगे कि भाई यहाँ आने भर से नौकरी लग जाएगी ये वो, तो मैं ऐसा कुछ सुनाने वाला नहीं हूँ आपको। 15 या 20 मिनट की बात है, बड़ी ध्यान से सुनना, शायद आपके लिए अपना डिसीजन लेने में बड़ी मदद हो सकती है। मैं आज कोई क्लास व्लास भी नहीं लूँगा क्योंकि मेरे से डेमो वेमो लिए नहीं जाते। मैं सीधी क्लास से शुरू करता हूँ और आज करूँगा नहीं, कल भी नहीं करूँगा, परसों करूँगा। क्योंकि 2-3 दिन तक बच्चे बिना कॉपी पेन आते हैं, तो 2-3 दिन तक हम सिर्फ गप लगाने के मूड में होते हैं और आप भी सुनने के मूड में होते हैं। फिर धीरे धीरे पढ़ाई शुरू होती है। अब देखिए, सबसे पहली बात, आप में से मैक्सिमम जितने स्टूडेंट हैं वो इस सोच के साथ आते हैं कि बेरोजगारी के इस दौर का अंत हो जाए। मन में एक उम्मीद सी होती है कि कुछ ऐसा मिले, कुछ ऐसी कंटिन्यूटी बने कि नौकरी लग जाए। और आपका तो खैर जो संघर्ष हुआ है, जो जितना भी आपने स्ट्रगल किया है, जो आगे करने वाले हो, उस पर प्रमाणिकता मिल जाए, घर परिवार से भी शांति हो जाए, आस पड़ोसियों से भी शांति मिल जाए। इसलिए आप सभी इस उम्मीद के साथ में यहाँ पे आए। तो जब यहाँ आते हैं ना, तो बहुत सारे डाउट्स मन में होते हैं, बहुत सारे डाउट होते हैं। डाउट ये रहता है कि भर्ती पता नहीं कब आएगी, नई सरकार है 24 में होगी, 25 में होगी, पता नहीं कब होगी। फिर डाउट रहता है कि हम एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे, ये भी नहीं पता। फिर डाउट रहता है कि तैयारी करें उसके बाद में भी सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये भी नहीं पता। फिर मस्तिष्क में रहता है कि जितना यहाँ कंटेंट पढ़ेंगे उसमें से सवाल आएंगे कि नहीं आएंगे, और कुछ किताबें पढ़नी पड़ेगी कि नहीं पढ़नी पड़ेगी, ये भी एक रहता है। मतलब न जाने कितने डाउट रहते हैं। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि आपका मस्तिष्क थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। पहली बात, अगर आप भर्ती के बारे में सोच रहे हैं कि भाई कब आएगी, कैसे आएगी, कितने पदों की आएगी, यह जानकारी राजस्थान में अब किसी को नहीं है। लेकिन एक जो एक्सपीरियंस रहा है मेरा, उसके बेस पे मैं आपको कह सकता हूं कि जो 2024 का साल है, इसमें मुझे लगता है कि जून जुलाई के आसपास, मिड साल के बीच में, वहां से आपको ये अध्यापक की वैकेंसी देखने को मिल सकती है, जिसकी परीक्षाएं 24 में एक आधी अगर वो आपके पात्रता परीक्षा हो जाए तो पता नहीं, बाकी मुश्किल है 25 में जाते जाते आपकी परीक्षा होगी, ये तय बात है। मतलब आपको जुलाई 25 तक ये दोनों परीक्षाएं मुझे लगता है आपकी हो जाएगी। और इससे पहले तो मुझे कोई अनुमान नहीं है, और कोई ऐसा मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि कोई संभावना भी नहीं। तो आप अपना माइंड सेट पहले तो ये क्लियर कर लीजिए कि आगामी 1 साल तक सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है। वैकेंसी नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आप ठंडे पड़ के बैठ जाए। क्योंकि आप सपोज करो, ऐसा सोचिए जैसे मान लो आज ही अगर भर्ती आ जाए, तो क्या आप उस स्थिति को झेलने के लिए तैयार हैं? जो बच्चे इन भर्ती में एक आधे 2 नंबर से रहे हैं, क्या आपका लेवल उनके बराबर है? सीधी सी बात है कि नहीं है। भाई जिसके किसी की 0.3 कम पड़े हैं, 0.6 कम पड़े हैं, कोई 1 नंबर से या कोई 2 नंबर से रहा है, हम उसकी बराबर पहुंचने में हमें कम से कम 6-7-8 महीने का समय लगता है। तो 1 साल तक कुछ भी नहीं है, माइंडसेट बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, पहली बात तो। और इसलिए आपको कंसिस्टेंसी के साथ 1 साल तक तो गजब की मेहनत करनी है, पहली बात तो ये। दूसरी बात आती है पात्रता की, कि भाई हम पात्र होंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो मैं आपको बहुत स्पष्ट कह देता हूं कि जितने भी स्टूडेंट अभी एसटीसी के सेकेंड ईयर में हैं, वो तो खैर पात्र हो गए, अभी अभी आज आ जाए तो भी पात्र हैं। और जो फर्स्ट ईयर में प्रवेश किए हैं, ये 99% मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं सभी पात्र होंगे। क्योंकि नियमों में बड़ी सहूलियत है, बड़ी सहूलियत है, और आप सभी पात्र होने वाले, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। क्योंकि अभी हाल फिलहाल वैकेंसी भी नहीं, आप प्रीवियस में आ चुके हैं, फाइनल में आते ही पात्र हो जाते हैं। तो पात्रता को लेके आपको कोई डाउट नहीं रखना है। तीसरी बात आपको मैं और बता दूं, सब पात्र होंगे, वैकेंसी कब आएगी ये सारी भी चीजें भी क्लियर है। तीसरी बात ये कि प्री और मेंस 2 पोर्शन है आपके, और जिसका 70% के आसपास सिलेबस लगभग लगभग मोटा मोटा
कॉमन है, और आपको वहां से वैसे भी बिना नेगेटिव मार्किंग के 90 सवाल नंबर ही लाने हैं 150 में से। तो मैं आपको सिर्फ सजेशन यही दूंगा कि आप मुख्य परीक्षा की तैयारी जम कर करें। अगर आप मुख्य परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे तो आपको पात्रता की तरफ ध्यान भटकाने की आवश्यकता है नहीं। क्योंकि मुख्य परीक्षा में देखो आपका राजस्थान जीएस अच्छा हो जाता है, टीचिंग मेथड्स अच्छे हो जाते हैं, मैथ ठीक हो जाता है, साइंस अच्छा हो जाता है, पर्यावरण का पोर्शन ठीक हो जाता है, साइकोलॉजी हो जाती है। पीछे एक भाषा ही तो रही है, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे डी 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 सी 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 भरे तो भी 10-12 सवाल हो जाते हैं उसमें से। भाई एक चौथाई तो होना ही है। एक चौथाई का मतलब है कि 30 में से 8 तो होंगे ही होंगे, कहाँ जाएंगे? सभी में से भरोगे एक चौथाई तो होते ही होते, ये एक बहुत ही स्पष्ट रूल्स है। तो बड़े आराम से पात्रता परीक्षा तो हो जाती है, लेकिन मेन चुनौती होती है मुख्य परीक्षा की। इसलिए मैं आप सभी को एक सलाह दूंगा, भले देखो कोचिंग आना नहीं आना वो आपके ऊपर है, लेकिन आप तैयारी डे फर्स्ट से पात्रता परीक्षा की करने की बजाय आप किसकी करना, मुख्य परीक्षा की तैयारी करना। और कैसे करना वो भी मैं आज से आपसे बात करूंगा यहाँ पे। अब बात आती है कोचिंग संस्थानों की, ठीक है। अब के कोचिंग का क्या होता है कि एक माहौल सा बन गया, एक ऐसा दौर भी था जब कोचिंग होती भी नहीं थी, हमने कभी की भी नहीं थी। आज की तारीख में क्या एक ऐसा एटमोस्फेयर क्रिएट कर दिया गया कि अगर कोई कोचिंग नहीं जा रहा ना तो उसको लगता है यार सारे जा रहे हैं और मैं नहीं जा रहा हूँ, पता नहीं मैं पीछे तो नहीं रह जाऊंगा कहीं। एक ये भय रहता है। दूसरा भय ये रहता है कि सब कर रहे हैं, और एक एक कोचिंग वाला भी एक आकर्षण भी गजब का रहता है कि सब जा रहे हैं, फिर रहता है कि मैं अकेला बैठा बैठा पढ़ भी नहीं पाऊंगा, ऐसा बहुत सारे थॉट्स मस्तिष्क में आते हैं। लेकिन एक बात दिमाग में बहुत अच्छे से बिठाना, सिलेक्शन कोचिंग आने से भी हो जाते हैं, नहीं आने से भी हो जाते हैं, ये कोई अनिवार्य शर्त नहीं है। आप जितने भी बच्चे देखते हैं कोचिंग संस्थानों में, माला पहना के जाते हो, चाहे मिठाई खिला के जा रहे हो, चाहे पोतिया पहन के जा रहे हो, सब आते हैं, आपको ही पता है बच्चे आते हैं। और बच्चे तो क्या करते हैं, पोतिया पहनने के चक्कर में 4-4 जगह जाते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। नौकरी लगने के बाद बच्चा अपना स्वाभिमान सबसे पहले बेचता है। वो क्या करेगा, वो हर जगह जाएगा ताकि उसका फोटो अपलोड हो सके। आप देखना वो एक क्रेडिट लेने के लिए क्या करेगा, 10 जगह ऐसे जाएगा, चलता रहता है। ये मैं इस भर्ती की बात नहीं कर रहा हूं, हर भर्ती में यही होता है। कई बच्चे ऐसे हैं जो जाते ही नहीं कोचिंग, फिर भी चले जाते हैं, फिर बाद में कोचिंग जाते हैं कि वो फोटो वोटो उसका हो सके। आप उनके इसमें मत रहना कि नहीं वो सब गए थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब एक आकर्षण होता है, और जाना करना ये सब चीजें चलती रहती है। मैं आपको सबसे बहुत ही कड़वी बात बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी ये आपको देखे जाते हैं ना बच्चे की कोचिंग सेंटर के मंच पे, ये एक आइलैंड होता है ना, एक बर्फ का नियम होता है, आपने पढ़ा होगा कि जल के ऊपर जो बर्फ दिखता है वो 10% होता है, और नीचे कितना होता है, 90% नीचे होता है। ये 10% आपको दिख रहे हैं, 90% असफल हुए वो किसी को दिखने, उनकी कहानियां दफन हो गई। कोचिंग संस्थानों में हजारों बच्चे होते हैं, उसमें से 10-15-20% बच्चे सिलेक्शन होते हैं, बाकी फेल भी हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये कतई नहीं है, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने की कोशिश कर रहा हूं कि सिलेक्शन कोचिंग के अंदर भी लिए जा सकते हैं, सिलेक्शन बाहर भी लिए जा सकते हैं। तो आप ऐसे बिल्कुल ऐसे मत सोचना कि दुनिया जा रही है तो मैं भी जाऊं, क्योंकि ऐसे सोच के आने पर बच्चा ढंग से पढ़ नहीं पाता है। फिर वो मजबूरी से आता है कि सब जा रहे हैं मैं भी जा रहा हूं। कोचिंग में आने के बाद अगर आपको ये लगे कि मुझे कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि जाना भी नहीं चाहिए। समय, टाइम, वेस्टिंग ऑफ टाइम एंड मनी, नथिंग एल्स। तो बड़ी डिसीजन लेने से पहले बहुत सारी चीजें क्लियर कर लो। देखो फीस वाली बात वगैरह ये सेकेंडरी चीजें हैं, पहली चीज जो होती है ना वो ये होती है आप अपना माइंड क्लियर करके आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। मैं अब आपको बात बताऊं, मेरे 2016 की बात करता हूँ। 2016 में मेरे पास 2 बैच थे। एक रीट का था, जिसमें रीट में सिलेक्शन होते थे, उस समय पात्रता परीक्षा ही मेरिट वाली थी। L1 का बैच था मेरे पास, उसमें मेरे पास तकरीबन 250 के आसपास स्टूडेंट थे। और उसी समय एक बैच मेरा चल रहा था फर्स्ट ग्रेड का हिस्ट्री का, जो मेरा पर्सनल बैच था। उसमें मेरे पास लगभग 85 से 87 बच्चे थे। अब हुआ क्या, अब मैंने उन दोनों बैच पे गजब मेहनत करी थी, कहीं कमी नहीं रखी। फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूरे बैच के अंदर बहुत मेहनत करने के बाद में भी 6 बच्चे सिलेक्ट हुए। हाँ, तो मैं बात कर रहा था उस बैच की, वहां पे हाँ, जब 16-17 के मैं बैच की बात कर रहा था, खूब मेहनत करी, उसके बावजूद भी
90 के आसपास स्टूडेंट थे और महज 6 बच्चे ही सेलेक्ट हुए। बड़ा दुख हुआ मुझे। उसी समय L1 का बैच चल रहा था जिसमें लगभग 150 पौने 200 बच्चे थे। मेरी जानकारी में एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है उस बैच में जो अध्यापक नहीं है। कोई 4-5 रह गए थे शायद, जो या तो अपीयर थे या एलिजिबल थे नहीं। और सबसे बदमाश बैच, जिसको हम रीट ए बैच कहते थे, रीट ए बैच का कोई पुराना स्टूडेंट कभी मिला तो आप पूछना। ए बी सिंगल बच्चा नहीं रहा, सारे के सारे लगे और उन पे हमने मेहनत करी 12 महीने। भर्ती थी नहीं। जून में बैच शुरू किया ये कह के कि भर्ती आने वाली आने वाली आने वाली है। बच्चे डेली मुझे पूछते, मैं कहता बस आज बैठक हुई है। मैं बिल्कुल झूठ बोलता था। आज हुई है हमें ये 10 या 15 दिन और मामा मैथ्स इतिहास। 15 दिन होने के बाद बच्चे फिर कहते सर आई तो नहीं। वो आई क्या, विज्ञप्ति के अंदर क्या आरक्षण सही तरीके से लगाया नहीं, तो विज्ञप्ति वहां से वापस डीओपी के पास चली गई। अब क्या होगा, अब वापस उसकी बैठक होगी, उसके बाद क्या होगा मैं आपको बता दूंगा। ऐसे कह कह के 6-7 महीने मैंने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कराई। करते 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 लगभग 1 साल के पास आसपास बैच चला और बहुत बढ़िया तरीके से लगे। तो जितने भी रिजल्ट होते हैं ना वो सब आपके ऊपर डिपेंड करेंगे। तो आप अगर पढ़ते भी हैं कोचिंग में तो भी आप सिलेक्शन का केंद्र बिंदु आप है। तो आप इस माइंड सेट के साथ रहना कि आना न आना, लेकिन मेहनत कम से कम आपको 7-8 घंटे क्लास के बाद भी करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोच के बैठे कि नहीं सक्सेस पॉइंट में या कहीं पर भी एडमिशन लेने से नौकरी लगेगी, तो भैया एडमिशन लेने से नौकरी लगती नहीं है। यहाँ आने वाले 100-200 बच्चे जितने आते हैं उसमें से मैं देखता हूँ, मुझे बड़ा दुख भी होता है कई बार। बड़ी मुश्किल से फीस जुटा के एडमिशन लेते हैं। 20, 30, 40 बच्चे बड़े सिंसियरिटी से पढ़ते हैं, प्रॉपर टेस्ट देते हैं, पूरा रिवीजन करते हैं। बात समझ में नहीं आती है तो शिक्षक से पूछते हैं। और 60-70% बच्चे ऐसे आते हैं जिनको कोई मतलब नहीं है। वो यहाँ तो प्रेम चक्कर में पड़ जाते हैं। सही कह रहा हूं, ये सही है हाँ। या फिर वो टेस्ट नहीं देते, ग्रुप गलत बन जाता है, फिर उनको कई बार समझाने के बाद में भी समझते नहीं है। हमें भी क्या करना है, ऐसे बच्चे पास हो नहीं पाते चाहे हम कुछ भी कर लें। सिलेक्शन तब होता है जब यहां पे अगर 4 घंटे क्लास लगी है तो कम से कम घर जाके 7 से 8 घंटे पढ़ें। और उसके बाद अगर नौकरी नहीं लगती है तो आप मुझे कहना, मैं आपको स्टैम्प पे लिख के दे सकता हूं कि मैं जैसा कह रहा हूं वैसा आप 1 साल करके देख लो। अगर आप सरकारी सेवा से बाहर रह गए तो फिर मुझे कहना कि सर आपकी इतना कहने के बाद, आपने जैसा कहा वैसा करने के बाद में भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। कंसिस्टेंसी नहीं है बच्चों में। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक पढ़ना है तो वो नहीं पढ़ पाते। आप खुद सोचना एक बार, आपने किसी परीक्षा की तैयारी जब शुरू की थी, क्या आपने लगातार 5 या 6 महीने लगातार नियमित रूप से कंसिस्टेंसी के साथ कभी पढ़े हैं? तो आपके अंदर से आएगा, ईमानदारी से आप कहोगे नहीं पढ़े। दूसरी कमी रहती है कि बच्चा सिलेबस पूरा पढ़ता ही नहीं है, किताब शुरू कर लेता है और बीच में ही कहीं खत्म हो जाती, लास्ट पेज तक हम कभी नहीं आए। तीसरी कमी रहती है, हम इतना पढ़ा देते हैं यहाँ पे और बच्चों हर क्लास स्टूडेंट में मैं कहता हूँ कि इस क्लासरूम के अंदर जितना बताया गया इतना आप रट लेना, नौकरी लग जाएगी। बावजूद उसके 10-10 किताबें और ले आते हैं, जबकि इनको इतना कहा हुआ है कि आपको इतने सारे पुस्तकें लाके फंसना नहीं है। अगर इतनी पढ़नी थी तो फिर कोचिंग आने की जरूरत कहाँ थी। एक एक फैकल्टी को, मैं आपको यकीन नहीं होगा कि आप जब यहाँ बैठे हैं, आपसे पहले मैं पूरी फैकल्टी की मीटिंग लेता हूँ और बहुत स्पष्ट तरीके से कहता हूं कि मेरे स्टूडेंट को इस कंटेंट के अलावा कुछ न पढ़ना पड़े, ऐसी स्थिति पैदा कर दो। उसके लिए आप राजस्थान बोर्ड की किताबें, एनसीईआरटी किताबें, राजस्थान अध्ययन की किताबें, हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें और भी कुछ नए अपडेट हुए हैं तो वो शामिल करके दें, ताकि इनको उसके साथ में एक्स्ट्रा और कंटेंट लाने की जरूरत ना पड़े। पिछले बैच में डेली बच्चे पूछते थे, सर आपने मैनेजमेंट में पढ़ाता हूं, तो मेरे मैनेजमेंट में हुआ ये कि 30-35 पेज ही भरे हमने लिखवा के, इतना ही हुआ था। अब हुआ ये कि मार्केट में पुस्तकें आई 300-300 पेज की। अब वो टाबर हो गए टेंशन में, अब मेरे पास चिट्ठियां लिख लिख के भेजे, सर हम इतना ही पढ़ेंगे, नहीं आया तो। मैंने कहा बेटा
मैं जब 12वीं क्लास में पढ़ता था तो एक बाबूलाल जी गढ़वीर करके हमारे हिस्ट्री के मास्टर थे। वो आते बोर्ड पे लिखते थे कि तो का कोई जवाब नहीं है, पहले यही लिखते थे बोर्ड पे। फिर हम शरारती थे, और जैसी क्लास शुरू होती सर कहते सर अगर ये ब्रिटिशर्स भारत नहीं आते तो का कोई जवाब नहीं बेटा, इतिहास में तो का कोई जवाब नहीं है। बोले सर मार्केट में ये किताबें आई है 300-300 पेज की। मैंने कहा 300 पेज की किताब में जितने सवाल आएंगे उतने आपके ये 33 पेज की पुस्तिका में आ जाएंगे, मैं गारंटी देता हूं। इतनी याद कर लेना। और लास्ट में हुआ यही, जितने सवाल आने थे, हालांकि कम दिए बोर्ड ने, वो उनकी प्रॉब्लम थी, लेकिन चीजें आ गई सारी। हर एक फैकल्टी को इतना कह दिया गया है कि आप जितना पढ़ाओ उतना पर्याप्त लेवल पढ़ाओ। हमने ये तक कह रखा है कि थोड़ा एक्स्ट्रा होगा तो बच्चे पढ़ ले, बच्चों को कभी ये शिकायत नहीं रहती कि आपने अतिरिक्त पढ़ाया। यहाँ का स्टूडेंट सिर्फ एक ही डिमांड करता है, सर इतना पढ़ा दो, भले 2 रजिस्टर एक्स्ट्रा हो जाए, लेकिन सवाल हमारा सर बाहर नहीं जाना चाहिए। हमारी कट ऑफ से कम 20% सवाल यहाँ पे अधिक आने चाहिए। भी 60% कट ऑफ रहती है तो 80% सवाल मिले, ऐसी स्थिति हो जानी चाहिए। अब उसके बावजूद इतना आश्वस्त कर देते हैं, उसके बावजूद मैं देखता हूं बच्चे कई रंगीन पृष्ठ की मार्केट में इतनी किताबें आएगी, लास्ट में आप देखना शिक्षण प्रबंधन की अलग, आरटी की अलग, राजस्थान इतिहास की अलग, पॉलिटी की अलग, ज्योग्राफी की अलग। फिर क्या होता है, फिर वो इतनी सारी किताबें लाने के बाद हम एक भी किताब को ढंग से नहीं पढ़ पाते। और असफलता का सबसे पहला कारण यही होता है कि एक भाग की 5 किताबें होती हैं, तब आप भी लास्ट में टेंशन में आते हैं कि अब इसमें से पढ़े कौन सी, और 5 किताबें पढ़ी रहती, पढ़ एक भी नहीं पाते। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक एक बात को लिखवा के रजिस्टर तैयार कर देते हैं और 10 किताबों का निचोड़ तैयार हो जाता है, और उसके बाद उसको 5-7 किताबों की बजाय रजिस्टर एक ही रटना होता है। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो अपना कंटेंट बहुत लिमिटेड रखें। दूसरी बात, यहां पे आने के बाद में सबसे बड़ी गलती जो बच्चा करता है वो ये कि यहां पे जब भी स्टूडेंट आता है, जब भी यहां पे आता है और नहीं भी आता है, तो सबसे बड़ी जो यहां पे आके भूल करता है वो ये करता है, वो इतना सोशल हो जाता है। सोशल का मतलब इतना ज्यादा पब्लिक बन जाता है, वो सोशल मीडिया पे एक्टिव, दोस्तों में गजब एक्टिव, समाज परिवार में एक्टिव, क्योंकि यहां आने के बाद अच्छा खासा ग्रुप भी मिल जाता है उसको। लाइब्रेरी में जाता है, वहां पे भी ग्रुप बना लेता है। सिलेक्शन हमेशा उस बच्चे का होता है जो बिल्कुल दुनियादारी से हटके एक कोई कोना पकड़ ले और लिमिटेड मटेरियल को लेके बैठ जाए। ऐसे बच्चों को मैंने टॉप करते हुए देखा है। आप जितना पढ़ाई का प्रदर्शन करोगे उससे नौकरी लगेगी नहीं। जो आपको चढ़ा के बैठते हैं वो सबसे पहली आपकी आलोचना वही करेंगे बाद में। मोस्टली समस्या क्या होती है, हमारे आसपास जो लोग रहते हैं हमारे को चढ़ा के रखते हैं, थारे जो तो इंटेलिजेंट को यही थारो नहीं उत्करी को है, आप रे सबसे अधिक कोई मजो करे तो ए टाबर करे। हकीकत बता रहा हूं, थारो नहीं हुआ तो केरो ही नहीं वे, पर आपको भी आ जाता है घमंड कॉलर ऊपर। मतलब मैं इंटेलिजेंट हूं, परीक्षा में जाते ही ऐसी स्थिति बेकार होती है क्योंकि आपने तुलना की ही नहीं। आपने तुलना सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों ने जैसा कहा वैसा आपने सोच लिया कि भाई वास्तव में मैं बहुत इंटेलिजेंट। अगर आप ऐसे साथियों के साथ रह रहे हैं तो मैं तो कहता हूं अभी भर्ती को बहुत टाइम है, अभी भी अपना रूम अलग कर लो और कहते ऐसी जगह रहो जिसमें आपको ऐसा कोई चढ़ाने वाला ना हो। कुछ स्टूडेंट ऐसे लोगों के साथ में रहते हैं जो हमेशा आपको ऐसा दिखाते थारो तो वह कौन, ये भी हानिकारक है। अगर कोई उठते ही बोल रहे तारे मजो उड़ गए, अरे रे कर क्या रहा है सुबह, फिर आपको वो इतना इन्फीरियरिटी में डाल देगा कि थारे, तो आपको अपने ऊपर ही डाउट हो जाएगा। आपको अपने ऊपर डाउट हो गया तो सच में नहीं होगा। तो ये दोनों अतियां बड़ी खराब है। कोई अगर ये कहे कि नहीं आपका पक्का है, तो मैं तो सही में आपको बहुत अनुभव से बात बता रहा हूं, ऐसे दोनों वृत्तियों के लोगों से दूर रहना। क्योंकि जब आप तैयारी करने आ ही गए हैं ना, आए गए मतलब गांव से बाड़मेर की मैं बात कर रहा हूं भाई, हमने एसटीसी किस लिए की थी? एक टारगेट यही था ना कि भाई L1 में नौकरी जल्दी लग जाएगी, 6 का फ्री होगा। एक मात्र टारगेट आप सभी का यही है, मुझे पता है। अब आप भर्ती का इंतजार करो ना करो, डेली पूछो, अलग बात है। कोई कहता है सर भर्ती नहीं आ रही, मैं तैयारी करूं कि नहीं करूं, तो बीएड एसटीसी क्या वास्ते करी? तैयारी करूं या नहीं करूं ये तो क्यों पूछना है, तैयारी तो करनी है।
भाई अगर नहीं करनी थी तो एसटीसी में फॉर्म क्यों भरे? फिर एसटीसी करने के पीछे एक ही मकसद था कि जल्दी नौकरी लग जाए। तो आप जब गांव से उठ के शहर तक पहुंच गए हैं या फिर स्कूल से उठ के एसटीसी तक पहुंच गए हैं, तो अब आपको तो सिर्फ एक ही टारगेट है कि हाल फिलहाल L1 की नौकरी कैसे भी करके ले ली जाए। कैसे भी करे का मतलब ये नहीं कि बस में चढ़ जाओ, कैसे भी करके का मतलब है तैयारी करके, मेहनत करके। तो सबसे पहले अपना ग्रुप यहाँ पे चेंज कर लेना। कई बार बच्चे लाइब्रेरी में जाके वहां पे होशियार बन जाते हैं। लाइब्रेरी में एक ऐसा लड़का होता है जो सभी लड़कों में अपना इंप्रेशन झाड़ता है। ऐसे लोगों से भी दूर रहे, क्योंकि ऐसे इंप्रेशन के चक्कर में वो आप बर्बाद हो जाओगे। घर वाले बड़ी मुश्किल से एक एक रुपया जुटा के आपको भेजते हैं, 2000 5000 रुपए के साथ मारे के घरों में फोन करे कि हमारा 1000 रुपया चाहिए फॉर्म वाला 2000। उनको आपको पता है वो कितनी मुश्किल से पैसे करते हैं। आप लोगों को तो उड़ाते हुए टाइम लगता नहीं है, उन लोगों को पैसे जुटाते हुए उनकी हालत खराब हो जाती है। आप फोन जाता है कि 5000 रुपये चाहिए, फीस के 10,000 रुपये चाहिए, हालत खराब हो जाती है, उनकी टेंशन हो जाती है 10,000 रुपये की हम लाऊं। अब आप इतने कोई अमीर घर के औलाद तो है नहीं, सीधी सी बात है, हम कोई नहीं करोड़पति यहाँ पे। 10,000 रुपए के लिए कई जुगाड़ करने पड़ते हैं। उनको घी बेचना पड़ता है, मतीरे के बीज पड़े हैं तो वो बेचने पड़ते हैं, मूंग पड़े हैं तो वो बेचने पड़ते हैं, अपनी खुशियों में कटौतियां करके, और वो पैसे जुटा कर आपको भेजते हैं ताकि इसकी पढ़ाई में कोई भी बाधा उत्पन्न हो। उनको नहीं पता कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। बहुत कम लोग होंगे, कुछ बच्चे जिनके घर में पढ़े लिखे सब नौकरी में होंगे। अब यहाँ पे जब बच्चे मिठाई खिलाने आते हैं, मैं पूछता हूँ कि घर में कौन सी नौकरी है, 99% बच्चा आते यही कहता सर मैं पहला नौकर हूँ। अब उस अनपढ़ माँ बाप को क्या पता है कि आप उस पैसे का कैसे सदुपयोग कर रहे हैं। जब इतनी मुश्किलात से वो आपको 10,000 रुपये भेज रहे हैं, तो आपका परम कर्तव्य बनता है उनको रिटर्न करने का। और रिटर्न तभी होता है जब उनको जो है वो वापस रिजल्ट मिलेगा। अभी एक बच्चा आया, उसका कहाँ का था, गांव कौन सा बताया था, मैं गांव भूल रहा हूँ, 226 25 नंबर उसके, रैंक भी ठीक है, 13 14 15 कुछ ऐसी रैंक बता रहा था बाड़मेर में। मैंने पूछा बेटा कैसे करा, तैयारी कैसे करी, हेल्प तो नौकरी में, तो सर नौकरी में मैं घर पे अकेला ही हूँ। फिर हुआ क्या, तो घर पे अकेला ही हूँ और तैयारी करी और नौकरी लग गई। फिर उसने मेरे को ऐसे बताया कि सर मेरे पापा पहले काम करते थे और फिर उनको क्या अचानक से वो हो गया, पैरालिसिस हो गया। मैं अच्छा, उसने कहा कि मैं पिछली भर्ती में 1 नंबर से रह गया था। तो मैंने कहा कैसे रह गए, कौन सी गलती करी आपने? तो मेरे पापा को अचानक से पैरालिसिस हो गया और 28 फरवरी के आसपास कुछ परीक्षा थी शायद रीट की, तो उससे कुछ 2-4 दिन पहले पैरालिसिस हो गया। तो मैं उनकी पूरी ध्यान में रख गया और परीक्षा के दिन या उसके पहले 1 दिन है वो पापा की डेथ हो गई। तो डेथ होने के बाद में क्या हुआ कि मैं कंसंट्रेशन कर ही नहीं पाया और उसकी वजह से फेल हो गया था। और उसके बाद वापस बढ़िया से तैयारी करी और खुद ने काम किया और कैसे भी करवा के अभी उसका वापस सिलेक्शन हो गया। अब उस भर्ती परीक्षा और इसके बीच की जो अवधि थी ना, उसमें उसको दुनिया का ज्ञान हो गया कि पैसे कैसे कमाए, आते कैसे। पहले तो पिताजी भेज देते थे, कहीं से भी भेज देते थे। तो मैं आप सभी को ईमानदारी से कह रहा हूँ, घर से जो पैसे आ रहे हैं ना आपके, ये बहुत ही खून पसीने की कमाई है। कोई उन्होंने करप्शन या रिश्वत लेके नहीं की है। इस कमाई को यूं ही वेस्ट होने मत देना। बहुत उम्मीदों के साथ भेजते हैं, वो पैसे नहीं आते, उम्मीदें साथ में आती है। हर रिजल्ट के बाद पूछते दिख रहा था रे की वो, बहुत डर डर के पूछते हैं कहीं फेल तो को हुए। जोर से इसलिए नहीं पूछते कि आपको भी दुख ना हो। अगर आपने कह दिया कि नहीं हुआ मेरा, तो फिर वापस मजबूती के साथ कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, अगली बार भले मेहनत कर ले। फिर वो 5-7 हजार रुपए आपको भेजने की प्रयास में जुट जाते हैं। कमठे पे आने वाले कमठे पे काम करके बेचते हैं। 2-4 दिन पहले एक राम अवतार करके मेरे पास बच्चा आया था चोटन का। उसका कह रहा है कि पापा तो कर नहीं पाते हैं, घर पे पड़े हैं और काम हो नहीं पाता उनसे। तो बड़े पापा का बेटा है, वो चिंदियां बेचता है, चींदे बेचे बेचे मना है वो पैया दे। तो एसटीसी फीस तो मन के मारे स्कूल में मार सादी, स्कूल में 7 मास्टर थे, सभी ने 2-2 हजार मिला के मेरे को 14 हजार रुपये फीस दी थी एसटीसी की। पैसे थे नहीं, और वो बच्चा है वो अभी उसका L1 में सिलेक्शन हुआ। आप सोचो कि किस तरह से करते हैं। तो आपको अगर किसी ने यहाँ भेजा है, आप मान के चलिए कि आपके पीछे कोई मजबूती से खड़ा है। और महिलाओं की मैं हकीकत बात बताऊं, इनको यहाँ आने, आप जो यहाँ पे आए हैं ना, आपके पीछे कोई न कोई शक्तिशाली व्यक्ति खड़ा है पीछे, जो आपको कह रहा है आप जाओ को पढ़ो, मैं पीछे मैं देखूंगा।
क्योंकि इनकी दो समस्याएं हैं, पैसे की तो है ही है, परिवार और समाज के लोग भी कहते हैं कि मेरे लिए बार के, ये भी उनको सुनने को मिलता है। तो कोई न कोई पीछे ऐसा पुरुष होता है जो सुन लेता है कि मैं अपने आप सुन लूंगा, आप मेहनत करो आगे जाके। तो इस सारी उम्मीदों के साथ में जब इतनी विकटताओं के साथ में जब आपको भेजा, तो आपका कर्तव्य बनता है ना कि ढंग से पढ़ने का बनता है। इसलिए मैं आपको सबसे पहले यही कहूंगा कि आप पहला काम क्या करना, 1-2 दिन के अंदर आप अपना ऐसा जो ग्रुप वगैरह है ना वो ऐसा बनाओ, या तो अकेले रहो या बहुत पॉजिटिव लोगों को साथ में रखो। कोई किसी का नहीं, मैं आपको सच में कह रहा हूं। फेल हो गए तो ये सारे दोस्त मजे लेने वाले हैं, और पास हो गए तो जिनको छोड़ा था वो वापस आके मिल जाएंगे। सबसे पहला काम यहां पे यही करना कि आप ऐसे स्थान पे रहें, अकेले रहो भली, लेकिन उन लोगों के साथ में न रहें जो हमेशा आपको चढ़ा के रखते हो या गिराते हो। एक तो काम ये कर लेना। दूसरा काम आप ये कर लेना, और ये काम बहुत जल्दी निर्णय ले लो। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत टाइम है आपके पास में, दिन जाते हैं पता नहीं चलता। 2023 अभी लगा था जनवरी, और आपको पता है ये सितंबर गया, अक्टूबर आ गया है। सिर्फ साल की 3 महीने शेष बचे हैं। और आपको मैं एक बात बताऊं, आप आज बैठ के, शाम को बैठ के, रात को सोचना कि 1 जनवरी से लेकर और 1 अक्टूबर के बीच आपने क्या पाया, किया क्या। अंदर से आवाज आएगी कुछ नहीं किया, 10 महीने बर्बाद कर दिए। समय बहुत तेज गति से जाता है, और आज जो समय जा चुका है नहीं, कल वापस आएगा नहीं, और नई खेप और बच्चे और नए नए आते जाते हैं। तो ये डिसीजन फटाफट लेके पढ़ाई शुरू करो। दूसरा, आप सोशल मीडिया पे जितना एक्टिव रहोगे उतना लॉस में जाओगे। देखो ये लाइक, सब्सक्राइब, ये सब चीजें है ना, ये दुनिया ही मायावी आडंबर है। कई बार हमें लगता है कि हम इस दुनिया से अगर दूर हो गए तो पीछे रह जाएंगे। कई बार लगता है कि मैं अगर टेलीग्राम पे नहीं हूं तो मैं कहीं दुनिया से पीछे नहीं रह जाऊं। मैं बताऊं आपको, इस दुनिया से किसी को कोई फायदा नहीं हुआ है। ये टेलीग्राम की PDF हो, चाहे सवाल हो, चाहे व्हाट्सएप के मैसेजेस हो, चाहे इंस्टाग्राम की रील हो, ये सारे के सारे आपका समय खराब करने का काम करते हैं। दिन में 6-7 घंटे मोबाइल में आपके चले जाते हैं। जबकि एक संघर्षरत व्यक्ति को, जो इतनी विपरीत परिस्थितियों का सामना करके यहाँ बैठा है, उसको इस पूरे समय को क्रिएटिव करते हुए पढ़ाई में लगा लेना चाहिए। तो दूसरा काम आप ये करना कि जितने भी एप्स वगैरह है ना, ये सारे हटा दो। मैं सही कह रहा हूँ, 1 साल 1.5 साल हटा के देखना। आप स्टार्टिंग में बहुत बीचनी हुए पगों में बस मोबाइल खोले दिए हुए ना, मतलब अपने आप को रोक नहीं पाता। 15 मिनट मोबाइल आप उल्टा करके रखो था, आप ध्यान पड़े, नहीं रख सकते आप लत पड़ चुकी है उसकी। और आपको बता दूं, अभी वर्तमान स्थितियों में कंपटीशन कहीं पे भी आसान नहीं है। इस बार भली कट ऑफ कम रही हो, पहली बार परीक्षाएं थी, 4 महीने मिले थे बच्चों को। अगस्त में सिलेबस चेंज हुआ था, फरवरी में परीक्षाएं थी, 6-7 महीने मिले थे। आप आगे जो परीक्षा होगी उसकी आप कट ऑफ देखना। L1 की जो इस बार कम रही है ना, आप ये मत सोचना कि हर बार कम रहेगी, क्योंकि अब यही सिलेबस बच्चे डिकोड करेंगे। आप पहला बैच जो हमारा जो है सक्सेस पॉइंट का जो A बैच चल रहा है, वो जून से चल रहा है। अब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब 5 महीने वो आपसे आगे हैं। हम लगभग 50% कोर्स उसका 40% करवा चुके हैं। अब आप सोचिए, आप उनसे भी पीछे हो चुके हैं। और ऐसे कितने बच्चे पढ़ते होंगे जो ऑलरेडी आगे जून से तैयार होकर काम करना शुरू कर दिए। उनको पता है कि 12 महीने हम कोर्स कर दें, पच्चीस ये नॉलेज रटन हो जाए करनो की है। अब आप सोचिए, जो बच्चा जून से एक्टिव हुआ ना, वो आपसे 5 महीने आगे हो चुका है। ये तो मैं एक बैच की बात कर रहा हूं। तो आप ये मत समझना कि इतनी जागरूकता नहीं। आज की तारीख में गजब जागरूकता है। और ये बाड़मेर की बात है, हर जिले में ऐसे कई बैच चल रहे होंगे। अच्छा, ये तो ऑफलाइन की बात है, हजारों बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे। इसलिए समय आपका एक दिन भी आप अगर खराब करते हैं तो डेफिनेटली आप खुद को लॉस कर रहे हो। और इस सृष्टि में कोई किसी का नहीं, मान के चलिए। घर वाले आपके हैं, वो भी कुछ दिन तक माँ बाप साथ देते हैं, फिर उनके पैर थक जाते हैं। और भाइयों का साथ बहुत कम सौभाग्यशाली लोगों को ही मिलता है। बाकी लाभ मिला कौन, बहुत कम लोगों को ही मिल पाता है। इसलिए अगर आप लोग यहाँ पे आए हैं तो निश्चित रूप से, आज आप इस डेमो में आए, 4-5 घंटे आपने दिए हैं, तो बस एक बात ये सीख के जाना कि आपको एक दिन भी खराब नहीं करना है। ये 1 तारीख आ रही है अक्टूबर, अभी 1-2 दिन बचे हैं। 1-2 दिन में आप अपने आप को यहाँ सेटल कर लो बढ़िया तरीके से।
एकांत जीवन में चले जाओ 1-1.5 साल तक बढ़िया, और अपना ग्रुप ठीक कर लो, और ये मोबाइल की इस महामारी से दूर हो जाओ। जिस बच्चे ने ये एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करने की हिम्मत ला ली ना अपने अंदर, मैं कह रहा हूं वो बच्चा फेल हो नहीं सकता, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं। मैं आपको एज ए स्टूडेंट नहीं कह रहा हूं, मैं ऐसे मान रहा हूं जैसे मेरे भाई बहन बैठे। मैं इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं तो मेरा एक अलग प्रेम है इस क्षेत्र से, और इस वजह से कह रहा हूं आपको कि इस समस्या को खत्म करो, और जितना जल्दी हो सकता है मेंस का सिलेबस लेके आओ। अध्यापक भर्ती परीक्षा का, चाहे आप बीएसटीसी के फर्स्ट ईयर में हो, चाहे आप सेकंड ईयर में हो, चाहे आपकी बीएसटीसी हो चुकी है, उस सिलेबस को ढंग से पढ़िए और उस सिलेबस का प्रिंट लाके अपने टेबल पे चिपका दीजिए, और उसके बाद में उससे संबंधित कंटेंट को 2-4 दिन आगे पढ़े हैं एकत्रित करके अपने आप को रेडी कर दीजिए। और 1 तारीख जो आएगी संडे, आरएस के फॉर्म भरे हुए होंगे आपके, परीक्षा दे दो, और उसके बाद 1 घंटा भी खराब नहीं करना है, पूरा प्लान बना के और तैयारी पे लग जाओ, तब जाके आज के इस 4 घंटे की सार्थकता है। बाकी देखो, पढ़ाने का काम तो हम आगे करेंगे ही, वैसे हमें करना ही है आज। और मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी हमारा बैच शुरू होता है तो स्टार्टिंग के 5-6 दिन तक मेरा काम पढ़ाना कम रहता है और इन चीज़ों पे ज़्यादा रहता है। इसका कारण ये होता है कि जब बच्चे बाहर से अचानक से अंदर आते हैं ना, तो उन लोगों को लाइन पे लाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती, क्योंकि मैं आपको कह रहा था ना कि 4 घंटे कोचिंग आने से ही सिलेक्शन नहीं होता। आपको शेड्यूल सेट करना पड़ता है, सुबह 5 बजे उठना, 5 घंटे सुबह सुबह बढ़िया एक शिफ्ट मारनी, उसके बाद में खाना वाना भोजन करके फिर क्लास ज्वाइन करिए, तो क्लास जाना, वापस घर जाके उसका 1-2 घंटे फिर रिवीजन करना, फिर सोना। आपका शेड्यूल इतना हैक्टिक हो जाता है। और एक बात और बताऊं, ये मोटिवेशन की जरूरत तब पड़ती जब आप रूटीन में होते नहीं है, आपकी कोई जीवनचर्या नहीं है, अस्त व्यस्त पड़े है ना, तो आपका मन भी नहीं होगा क्या पढ़ूं, क्यों पढ़ो, शुरू करो, क्या पढ़ूं, कैसे छोड़ूं, मतलब आप ऐसे अस्त व्यस्त हो रखे हो, और रात तक जाते जाते चिंता होती है, यार आज दिन कहीं नहीं किया। और जैसे जैसे ऐसे पढ़ाई के दिन खराब होते हैं ना, वैसे वैसे आदमी के ऊपर तनाव आता है, क्योंकि हम जिस उद्देश्य के साथ शहर आए हैं वो उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा होता ना, तब पसीने आ जाते हैं। आप कुछ भी कर लो, हंस लो, खेल लो, बाहर आके दुनिया के सामने हंस लो, लेकिन रात्रि में जब आप अकेले सोएंगे उस समय कहीं ना कहीं अंदर से थोड़ा बहुत भी ईमान बची हुई है, तो रात्रि में सोओगे ना, उस समय याद आएगा, यार कर क्या रहा हूं, किस लिए आया हूं यहां पे, ऐसे तो कैसे होगा मेरा। एक तो उस समय व्यक्ति को अपनी असलियत पता चल के वो मायूस होता है, और दूसरा जब घर से पैसे मंगाते और घर वाले कहते दिख रहा थारे मैं आखिर कदी तक दे हमारे तो मैं गमे पैर कोई स्रोत कौन, थोड़ी सी मायूसी उस समय आती। तो यहां आने के बाद भी आपको 7-8 घंटे ढंग से मेहनत करनी पड़ेगी। इस वजह से मुझे क्या करना पड़ता है, क्लास के स्टार्टिंग में 5-6 दिन तक रगड़ना पड़ता है नाक एथ मुंह। भाई ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं तो बच्चों को स्पष्ट कहता हूं भाई पढ़ो तो ठीक है, मतलब मत पढ़ो, मार पीट कहीं को, मेरे को कभी जरूरत रहती नहीं। यहाँ पे सिंसियर बच्चे आते हैं, कई बैच बने हुए, पढ़ते हैं, नौकरी लेके जाते हैं। यहाँ मैं भीड़ करके भी सिंसियर बच्चे नहीं तो पढ़ाने में आनंद ही को आवे। एडमिशन लेते तो ठीक है, नहीं लेते तो भी मुझे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। कोचिंग को जरूर पड़ता है, मन फर्क पड़े कौन, क्योंकि मन मार सरकार महीने 1.25 लाख रुपया दे रहा, ठीक है। मैं मेरे परिवार में हम कम ही है, तो दिक्कत वाली बात है नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी बैच चलते रहते हैं, और बैच खूब बनते हैं, आते हैं जाते हैं, सब चलते रहते हैं। इसलिए मैं हर बैच में बच्चों को यहाँ से नाक काटता हूँ, कभी भी ये झूठे दिलासे नहीं देता। पढ़ी तो नौकरी लाग नहीं, थारी लाके कौन कई बेटा पढ़ रहा है। जब आप सो रहे हैं उस समय कई पढ़ रहे हैं, जब आप मजे कर रहे हैं उस समय कोई ग्रुप डिस्कशन कर रहा है, जब आप आनंद ले रहे हैं ना उस समय कोई टीचिंग मेथड पढ़ रहा होता है बेचारा, जब आप मार्केट में घूम रहे हो उस समय कोई टेस्ट सीरीज दे रहा होता है। नहीं पढ़ोगे तो कोई और लग जाएगा भाई, जरूर सरकार यहाँ तो है कौन कि भाई 25,000 या 15,000 या 19,000 पोस्ट आती है, 1-1.5 लाख तो होते ही है ना। कितने होते हैं आप लोग, कितने? 1.5 लाख तो वही 1.5 के अब 2 होंगे भाई। 2 लाख में से अगर 20,000 लेने हैं तो आपको ही क्यों ले? आप में ऐसी कौन सी विशिष्ट बात है कि आपको ही लिया जाए? वो विशिष्ट बात विकसित करने के लिए बेटा पढ़ना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। कोचिंग सिर्फ और सिर्फ आपकी क्या करती है, मजबूरी से कोचिंग डेली आना पड़ता है, तो दिन में हर दिन याद रहता है कि मैं तैयारी कर रहा हूं।
कोचिंग सिर्फ ये कर लेता है कि आपकी कंसिस्टेंसी बन जाती, 12 महीना बैच चले, 12 महीना रेगुलर थैली लियोड़ो, डेली जानो डेली आनो, जब के तो ऑप्शन कुछ नहीं, रुपया 12,000 फीस दे दी, हमें बीच में छोड़ नहीं सके, पाछा देखो, ठीक है, पैसे दे दिए, अब हर दिन उसके मन में रहता है कोचिंग जानो है, न तो गांव जा पा रहा है, न क्रिकेट की ट्रॉफी में जा पा रहा है, न किसी की शादी में जा पा रहा है, क्यों? शाम कोचिंग जानो है। 2 दिन नहीं गए तो 8 क्लास लिखनी, अगले दिन 8 क्लास लिखी से बड़े कौन, मजबूरी हो जाती है और फिर रूटीन में आ जाता है, और रूटीन में आते हैं फिर दिक्कत नहीं आती। यहाँ पे ऐसे बदमाश बच्चे भी आए हैं जिनको बहुत मुश्किल से झेला है, 15-20 दिन महीने दिन बाद में इतने सीधे हुए रिजल्ट दे के निकले। 2017 का एक बैच था, पीछे की बैच में 10 लड़के बैठते थे, कोई मार्सा ना उभी रहने दे, प्रश्निया टेढ़ा मेढ़ा पूछे, प्रश्न मास्टर क्लास छोटी पाछा आएगा, मैं प्रश्न क्या, मैं जाता हूँ जरा मत करो। एक दिन मैंने गुस्से में कहा, मैं कहा आप लोग क्या कर रहे थे सर, रिजल्ट में ही दूं था सर, हम सर रिजल्ट देंगे आपको क्या। और खुशी की बात देखिए, 2-3 दिन के बाद बच्चे इतने सही हुए और वो सारे उसी बैच में लग गए, उसी भर्ती में लग गए थे। और वहां से आया वहां सर, मैं तो फिर भूल गया, वो वहां से ठेका ही तुम लाली बेंच वहां से पूरी नौकरी लग गई। उसी तरह मेरे 2nd ग्रेड में अभी खत्म किया था सितंबर में बैच, पीछे की बैच में 7-8 बैठता, कड़ी टेबल हिलावे, मतलब उनको ऐसे आनंद आता था। धीरे धीरे करते करते लास्ट में रिजल्ट आए, उसमें 2nd में लगभग पीछे वालों सभी का हो गया, 30-35 बच्चे थे, और अभी उनके फाइनल में भी मुझे लगता है कि हो जाएंगे। तो कई सारे बच्चे आते थे, नाक बाडे वो एड़ा सीधा करे, मैं कहे बच्चा देखो थारो घमंड, थारो ईगो और थारो जो भी महीनो है वो हैंग कोचिंग बाहर रखे 5 महीना, यहाँ पढ़ना है तो बच्चा बन के पढ़ना पड़ेगा, सीखने के लिए बच्चा बनना, बाप बने ही जाओ। बात बहुत क्लियर बोलता हूँ, एडमिशन लोगे और नहीं पढ़ोगे तो हमें तो फायदा ही है, क्योंकि बिल्डिंगें बनेंगी भाई, नुकसान तो आपको, ये सीधी सी बात है। यहाँ आने के बाद में यूज पूरा लीजिए, 5 घंटा पढ़ा है तो 5 घंटा पढ़ो, टेस्ट दो, चिट्ठे लिखे, टाबरिया पूछे, डेली चिट्ठी लिखे पूछे, सर हमारे थे लिखाए हो किताब में अलग लिखे है सर, ये मतलब की है, चिट्ठियाँ हर समय चिट्ठियाँ आती है, वो बच्चे है वो आराम से नौकरियां ले जाते हैं। तो कहने का मेरा साफ मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप सिंसियर बनेंगे, सारी आज की आपने जो अल्हड़पन था वो सब छोड़ा के 1-1.5 साल बढ़िया मेहनत कर लीजिए, नौकरी लग जाओगे। बाकी ऐसा कुछ है नहीं कि भाई आपको नौकरी लगने के लिए कोई मेरिटोरियस स्टूडेंट होना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको लगता है कि नहीं 10वीं में 12वीं में 90% वाले लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं। अभी जितने लगे हैं उनकी 10वीं की मार्कशीट जो लुकाए बैठा था घना भर हुआ है, हमें पता है क्योंकि हमें वो नौकरी लग गई। कोई सब औसत थे, आप भी औसत हैं, क्योंकि ब्रिलियंट थे वो निकल गए, कोई एयरफोर्स में गयो रो, कोई मेडिकल में गयो, साइंस ले गयो, एसटीसी क्या की थी एसटीसी में की थी कि हमें अपने ठीक है, तो सब एक समान हो। और अब आप जितना पढ़ोगे उस पर रिजल्ट है वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी।